हैं कि कैसा हो स्वतंत्र भारत का चित्र। विजयदशमी और राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ कट्टरपंथी लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को बल संपन्न और संगठित होने की जरूरत है और यही सभी समस्याओं का हल है। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन बड़ी समस्या बन रहा है। सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ से आबादी बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने नाम लिए बिना ड्रग्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सरकार को भी नसीहत दे डाली है। को भूल गए तो स्वजनों को भी भूल गए और अपने आपस में ही भेद इतने बड़े हो गए, उससे हम जर्जर हो गए। एक दूसरे को बराबरी से देखने के लिए तैयार नहीं, आपस में संघर्ष, पंथ, प्रांत, जाति, भाषा, सब प्रकार के भेद, जो विविधता थी उसकी चौड़ी खाइयां बन गई हमको बांटने वाली। और इसमें स्व का भी विस्मरण, ठीक से स्मरण नहीं रहा, विस्मरण हो गया। और इसलिए जो चुनौतियां उस समय की थी उसके सामने एक स्पष्ट नीति लेकर हम खड़े नहीं हुए। कभी इधर कभी उधर ऐसी ढुलमुल बात चली, इसका लाभ विदेशियों ने लिया। और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ। अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ उसकी कैसा हो स्वतंत्र भारत का चित्र, इस बात पर मोहन भागवत ने कहा ये साल हम स्वाधीनता का 75वां वर्ष है हमारा। 15 अगस्त 1947 को हम स्वाधीन हुए। हमने अपने देश के सूत्र, देश को आगे चलाने के लिए स्वयं के हाथों के लिए स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर हमारी यात्रा का वो प्रारंभ बिंदु था। हमें ये स्वाधीनता रातों रात नहीं मिली है। स्वतंत्र भारत का चित्र कैसा हो, इसकी भारत की परंपरा के अनुसार समान सी जो कल्पनाएं हैं मन में लेकर के देश के सभी क्षेत्रों से, सभी जाति वर्गों से निकले वीरों ने तपस्या, त्याग और बलिदान के हिमालय खड़े किए हैं, तब जाके स्वतंत्र भारत का चित्र बन पाया है। इसके साथ ही भारत के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक का हमारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। दुनिया में ऐसे तत्व हैं जिनके लिए भारत की प्रगति एक सम्मानित स्थान पर उसका उदय उनके निहित स्वार्थों के लिए हानिकारक है। विश्व को खोया हुआ संतुलन और परस्पर मैत्री की भावना देने वाला धर्म का प्रभाव ही भारत को प्रभावी बनाता है, प्रभावी करता है। ये ना हो पाए, इसीलिए भारत की जो जनता है, इतिहास है, संस्कृति है, इन सब के विरुद्ध असत्य और जो कुचित प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है, विश्व को और भारत के जनों को भी भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी आरोप लगाया है। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह जी जुड़ चुके हैं, विचारक हैं आरएसएस से। इसके साथ ही मेरे साथ फरहत अली खान जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ जुड़े हैं अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के। पहला सवाल मेरा जो होगा प्रोफेसर विवेक जी आपसे होगा, क्योंकि आज बहुत अहम बातें एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मोहन भागवत जी की तरफ से कही गई है। उनका ये मानना कि हिंदुस्तान के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, इसका मैं क्या पर्याय निकालूं?
यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए समझना है कि आखिर जो मोहन भागवत जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा। और देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो भी कहा है बहुत सोच समझ के कहा है, और स्थिति आज भारत की ऐसी ही है, और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। देखिए, अभी आपने बात किया जाति की, आपने बात किया भाषा की, आपने बात किया प्रदेश के ऊपर कितना जो है अलगाव है हमारे देश में। अब देखिए, देश में हिंदुओं को बांटने की साजिश तो हो रही है, और खास करके कुछ तथाकथित जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनका केवल काम है कि एक धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों को बीच में विभेद पैदा करना। अब देखिए, हिंदुओं के बीच में जाति के आधार पे या भाषा के आधार पे विभेद तो पैदा किया जा रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो जिम्मेदार हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति और परंपरा के विषय में उन्होंने बात किया, तो हम सबको पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। हम सबको साथ में लेकर चलने की हमारी संस्कृति रही है। हम अकेले नहीं, हम बात भी करते हैं तो पूरी दुनिया की बात करते हैं, लेकिन इस भारतीय संस्कृति को, हमारी पहचान को, हमारी सभ्यता को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, खास करके कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में, कुछ इतिहासकारों के द्वारा, वो लगातार हमारे भारत के लोगों पर, भारत के समाज पर और हमारी पुरातन संस्कृति पर लगातार प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि किसी भी दशा में हम उसको अक्षम्य मानते हैं। और यही बात मोहन भागवत जी ने कहा है। देखिए, मैं एक बात काव्या जी बहुत आपको स्पष्ट बता दूं, बार बार कहा जाता है और बार बार एक प्रयास किया जाता है लोगों को समझाने के कि भारत में जो है जाति व्यवस्था थी, जबकि भारत में कभी भी जाति व्यवस्था थी नहीं, भारत में वर्ण व्यवस्था थी। और अगर आज के मूर्ख इतिहासकारों को वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में विभेद नहीं पता है तो उनकी समस्या है। भारत के, लेकिन जिस तरीके से भारत के धर्म को और भारत की संस्कृति को जिस तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया गया है, जिस तरीके से उसको बदनाम करने का प्रयास किया गया है, ठीक उसी पर मोहन भागवत जी ने बोला है। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। आप 1951 से आज तक का, आप जो है 2011 तक का आप जनगणना के आप देखिए, उसका प्रतिशत क्या है। लगातार हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, और कुछ तबके हैं, कुछ धर्म है, उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ी है। तो इस पर तो विचार करने की आवश्यकता है ना। आज देश में ऐसे नॉर्थ ईस्ट में इतने बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पे जो अल्पसंख्यक अपने आप को कहते हैं वो बहुसंख्यक हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर तो हमको ध्यान देना ही पड़ेगा, और इसी बात को आज मोहन भागवत जी ने जो है उठाया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं फरज जी के पास अब जाना चाहूंगी। फरज जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए, भ्रमित अगर किया जा रहा है तो हिंदुस्तान के नागरिकों की बात हो रही है यहाँ पर कि उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित कौन कर रहा है और किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिक चाहे किसी भी जात, समुदाय, धर्म, प्रांत से आते हों, वो हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं। अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, तो वो किस प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं? देखें, हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं और जो हिंदुस्तान के रहने वाले अन्य लोग हैं, हम लोग जो है वो भ्रमित करते हैं उनको। मतलब जो लोग टीवी पे दिखाई देते हैं, जो लोग, जिन लोगों की बातें सुनी जाती, वो लोग भ्रमित करते हैं। पूरा हिंदुस्तान कहीं पर भी किसी भी दिशा में भ्रमित नहीं है। और ऐसा प्यारा हिंदुस्तान जिसको सब लोगों ने मिलकर के बनाया है, मैं समझता हूँ कि इसमें पहले हमें अपने दिमागों को सही करना पड़ेगा। मतलब हम जैसे लोग जो वहां पर बैठ के आपके टीवी चैनल से बात करते हैं, पूरा हिंदुस्तान समझदार है, एक दूसरे का सम्मान करता है, एक दूसरे के मजहबों का, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करता है, एक दूसरे के धर्मों में शरीक होता है। तो लाजमी सी बात है कि कोई भी इंसान जो भारत में रहते हैं या भारतवंशी भारत से बाहर रहते हैं, तो किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं हो रहे हैं किसी से भी, चाहे किसी भी धर्म समाज का कोई भी व्यक्ति हो। तो मेरा मानना है कि हम लोग किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं है। जी, एक सवाल यहाँ पर प्रोफेसर विवेक जी मेरा आपसे है, क्योंकि हिंदुओं को बांटने की बात आज मैंने जो सुनी है, मोहन भागवत जी का बयान सुना है जब वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांटने का काम हो रहा है और देश में ही कुछ लोगों ने जो है गठबंधन कर लिया है। हिंदुओं को बांटा जा रहा है का क्या मतलब है यहाँ पर? क्योंकि देखिए काव्या जी, बहुत स्पष्ट है और सबको देखो दिख रहा है। कुछ बातें ऐसी होते हैं जो सबको दिखती हैं। अब आप देखिए, हिंदुओं को लगातार बांटा जा रहा है और भ्रमित करने का बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, हिंदुओं को आप जाति के नाम पर, आप उनको जो है प्रांत के नाम पर, आप उनको भाषा के नाम पर
ये भ्रमित ही तो कर रहे हैं ना। आप वैसे लोग जैसे लोग हैं हाँ। तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की अपनाने की बात करते हैं। कांग्रेस इसके लिए प्रसिद्ध है पूरे देश में। अब देखिए, आपको हिंदू और मुस्लिम में आपने भेद पैदा कर दिया। आपने मुस्लिम को जो है आपने कहा दिया, एक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा दिया कि दे हैव द फर्स्ट राइट ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो अगर इस तरीके से बात करेंगे तो आप धर्म के आधार पे तो बांट रहे हैं, आप संस्कार के आधार पे, आप संस्कृति के आधार पे, आप जाति के आधार पे, आप मजहब के आधार पे लगातार भारतीय। देखो, जब हम हिंदुओं की बात करते हैं तो जो अपने देश को मानता है, जो अपने देश को मानने वाले जो भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं। उनका कर्म भूमि यही है, वहां पैदा हुए। देखिए, यहाँ पे पूजा व्यवस्था अलग हो सकती है और हम सबको सम्मान करना चाहिए, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन जो भारत का है वो भारत का है और उसको हम हिंदू मानते हैं। अब यहाँ पर समस्या यह है कि ऐसे बहुत सारे पार्टीज है, बहुत सारे नेताओं हैं जो अपने व्यक्तिगत और अपने पार्टी के फायदा के लिए हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी भ्रमित कर रहे हैं। और उनको पता है, आप देखिए आजादी का जो हम बात कर रहे हैं, आजादी में हिंदुओं का भी योगदान रहा है, मुस्लिमों का भी नहीं योगदान नहीं रहा मैं है। आपकी बात तो को गाँव में मैं जाता बिल्कुल हूं। विवेक जी, मैं आपकी बात को इस तरीके से तो समझ पा रही हूँ कि भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन क्या भ्रमित किया जा रहा है मैं ये जानना चाह रही हूँ। क्या भ्रमित किया जा रहा है? क्योंकि दोनों ही जो दो क्यों मैं कहूँ, जितने भी जाति संप्रदाय हैं, प्रांत हैं, सबके लोग इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी राज्यों के लोग यही हैं, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग यही रहते हैं। अगर उनमें भ्रम है तो किस चीज का भ्रम डाला जा रहा है? ये देखिए ना, मैं तो कहा जो भ्रम का आधार है वो कहीं न कहीं कट्टरता है। अब अगर आप ओवैसी जैसे लोग आएंगे, अगर कट्टरता का माहौल करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो है विभाजन होगा, हिंदू अलग सोचेंगे, मुस्लिम अलग सोचेंगे। तो देखिए, यही भ्रम है। भ्रमित करने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि हम हिंदुओं को मुसलमानों से दूर कर रहे हैं, मुसलमानों के दिमाग में हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं। और किस लिए? क्योंकि हमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना है। हम जाति के आधार पर, आप सबको देखते हो, ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, इसके आधार पर हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम जो है इस आधार पर भ्रमित कर रहे हैं कि आप मराठी हो, आप गुजराती हो, आप जो है द्रविड़ हो, आप आर्य हो, हम इस आधार पर भ्रमित कर रहे हैं। तो देखिए, जाति के आधार पर भ्रमित हम कर रहे हैं, हम प्रांत के आधार पर भ्रमित कर रहे हैं, हम भाषा के आधार पर भ्रमित हो रहे हैं। और लगातार ये भ्रम का जो मतलब आज तक जो हिंदुस्तान के चित्र को हम कहते थे ना कि विभिन्नताओं में एकता का देश है, विभिन्नताओं में एकता का देश हिंदुस्तान है, उस पर आपको लग रहा है कि घात करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, मैं फरहद जी के पास जाऊंगी। फरहद जी ने क्योंकि काफी बातों में आपकी पहले ही सहमति जता दी है। फरहद जी, यानी मैं समझूं कि अपनी राजनीति के लिए आज मोहन भागवत जी ने सीधे सीधे राजनीति सियासत को आड़े हाथों लिया। ये माना जाए कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि तुम हिंदुस्तान की अखंडता, जो उसकी पहचान है, विभिन्नता में एकता की जो पहचान है, उस पर घात कर रहे हो, तुम लोगों को बांट रहे हो, उनके दिलों को, जो एक एकता की हमारी पहचान है कि हमारी गंगा जमनी तहजीब की लोग मिसालें देते हैं कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सिख पारसी एक साथ रहते हैं और उसके बावजूद बड़ी खुशहाली से रहते हैं बाकी मुल्कों के मुकाबले, तो उस पर ये राजनीतिक दल घात कर रहे हैं, ये मानूं मैं? जी बिल्कुल, ये तो मैं 100% सही बात मानता हूँ कि ये जो राजनीतिक दल है ये घात कर रहे हैं। ये जात के नाम पे घात कर रहे हैं, ये संप्रदाय के नाम से घात कर रहे हैं, ये प्रांत के नाम से घात कर रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं। जबकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त में, खासतौर से मैं मुसलमानों की बात करूं तो वो मोदी जी, योगी जी और अपने संघ प्रमुख की तरफ देखता है। तो संघ प्रमुख ने जब कह दिया कि हमारा डीएनए सबका एक है जी, और अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि हम जो है वो हिंदू हैं, ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदी मुस्लिम हैं। हमारे लिए जितना हमारा मजहब प्यारा है उतना हमारा मुल्क भी प्यारा है। और ये जो हमारे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, ये जाति के नाम से भ्रमित कर रहे हैं, ये धर्म के नाम से भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इनके बिल्कुल भ्रम में नहीं आएंगे। भला हम वोट किसी भी पार्टी को दें, लेकिन हम अब बचने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। अगर कश्मीर में 5 हिंदूज को मारा जाता है तो उतना ही दर्द हम महसूस करते हैं जितना राजस्थान में या अन्य जगहों पर किसी हमारे संप्रदाय के लोगों को मार दिया जाता है। तो इसलिए एक
नई चीज भी पैदा हुई है बस पता है, एक हिंदुस्तान यही में। तकलीफ है जो बात आज आप दोनों के मुंह से मैं सुन रही हूँ, मुझे बस एक ही तकलीफ है अपने देश में। ये राजनेता हमारे देश के जो गुलिस्ता बना हुआ है ना, इसके फूल उजाड़ने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की आज मैं आपको एक अपडेट बता रही हूँ फरज जी, क्योंकि उस समय बहुसंख्यक समाज पर आरोप लगा था, उस समय बहुसंख्यक समाज पर आरोप लगाए गए थे। उस आरोप का मैं आज उसकी एक जो नया अपडेट आया है वो भी आपके सामने रख रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक समाज मुसलमान है। 1990 के दौर में ये कहा गया था कि बहुसंख्यक समाज ने कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला, भगाया, रातों रात ऐलान करा। आज की अपडेट यह है कि बहुसंख्यक समाज मस्जिदों से ऐलान कर रहा है कश्मीरी पंडितों के लिए कि आप अपने आवाज छोड़कर यहां मत जाइए, हम आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं, आप हमारे भाई हैं और हम आपको अपना साथ रखना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इससे पहले भी जो कुछ हुआ, या तो वो जो कट्टरवादी, अलगाववादी वहां के राजनीतिक दल थे उनकी वजह से तस्वीर बिगड़ी थी, और आज भी शायद वही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वहां के जो आम नागरिक है वो आज भी सबसे प्यार करते हैं। फरज जी। जी मैं बताता हूँ कि जो पहले मुल्लों का इस्लाम चलता था, मुल्लों ने बहका दिया, भड़का दिया, और सारे जो हमारे धर्म विशिष्ट मुस्लिम लोग थे वो उनके आदेश का पालन करते थे। आज कुरान का इस्लाम है जिसमें ये तालीम दी जाती है कि हर इंसान को इंसान समझो। आज का युवा पीढ़ी वो किसी के बहकावे में नहीं आती। अगर गलत बात होती है तो सोशल मीडिया और मीडिया, आप जैसे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि सही को सही कहो और गलत को गलत कहो। मैं फिर से कश्मीरी जो अभी बात की मुसलमानों को मैं बहुत शुक्रिया करूंगा और कहूंगा कि मस्जिदों से ऐलान मत करिए। जो कश्मीरी पंडित या कश्मीरी अन्य हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, उनके पैरों में अपनी टोपियां डाल दो, पगड़ियां डाल दो कि ये कश्मीर भी तुम्हारा है और कन्याकुमारी भी हमारा है। बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा बात आपने फरज जी का, ये बहुत उम्दा बात है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है और इसीलिए कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे यहाँ ही ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। विवेक जी, आपसे एक मुद्दे पर, क्योंकि समय मेरे पास कम है और वो मुद्दा बेहद जरूरी है, घुसपैठ को लेकर के भी, क्योंकि आज मोहन भागवत ने एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है ही, क्योंकि हमारे पास इतना क्षेत्रफल नहीं है जितनी ज्यादा अब हमारी जनसंख्या हो चुकी है। इसमें सबसे अहम है कि अब हम घुसपैठ पर जो है रोक लगाएं, और घुसपैठ को लेकर के जब कानून की बात आती है तो बड़े विरोधी स्वर आते हैं। उस समय भी पूरा ये प्रयास किया जाता है कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान करके बांट दिया जाए और कह दिया जाए कि मुसलमानों पर बंदिशें लगाना चाहते हैं, इनको देश से निकाल देना चाहते हैं, इन्हें वापस नहीं आना देना चाहते हैं। ये एक सियासत होती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सच में इसकी जरूरत है? क्योंकि हमारे बाकी देशों में, बाकी मुल्कों में अगर आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है, एक दिन भी आप एक्स्ट्रा रुकेंगे तो आप जेल के हवा खाते नजर आएंगे। हमारे देश में सालों से कोई आदमी बिना किसी एविडेंस के रह रहा है, उसको अनुमति है। देखिए, हमारा दिल बड़ा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई कुछ भी करने हमारे देश की सीमा के अंदर आ जाएगा। हमें अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी तो और मजबूत करनी होगी। देखिए काव्या जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, अभी हमारे जो भाई जो कि बोल रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। जब तक अल्लाह का इस्लाम है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लोग अपने तरीके से जो मुल्ला का इस्लाम लगाने की कोशिश करते हैं, समस्या तब पैदा होती है। देखिए, अभी आपने घुसपैठ की बात की। देखिए, हमारे देश के मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सबको रोजगार चाहिए, सबको जो है तरक्की चाहिए। और अगर 1-2 लाख नहीं, आप देखिए कई करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि घुसपैठिए हैं और भारत में बिना किसी जो है लीगल प्रूफ के वो रह रहे हैं। तो अगर आपके देश में वैसे भी 140 करोड़ लोग हैं, अगर 8-10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बिना जो है परमिशन के देश में रह रहे हैं, तो उससे हिंदुओं के ऊपर भी असर पड़ेगा, मुस्लिम्स के ऊपर भी असर पड़ेगा, करप्शन होगा। अगर क्राइम, क्योंकि जिन संसाधनों पर हिंदुस्तान के नागरिकों का अधिकार है वो संसाधन कम हो जाएंगे, जनसंख्या बढ़ती जाएगी और बाहर के लोग इस पर आएंगे तो हमारे लोगों का अधिकार कम होगा। वाजिब बात है। बिल्कुल। फरज जी के पास जाऊंगी मैं। फरज जी, यहाँ पर क्योंकि सबसे ज्यादा ऐतराज जब बात आती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से काफी ज्यादा घुसपैठ होती है और उस दरमियान कहा जाता है कि रोहिंग्या मुसलमान है और उनको संरक्षण दिया जा रहा है। मेरा एक सीधा सवाल है, और ये सवाल आम जनता में एक बड़ा तबका है जो कहता है कि मुसलमान इसका विरोध करते हैं, इसलिए उनकी सीधी आवाज आप तक पहुंचा रही हूं। क्या मुसलमानों का एतराज होगा अगर हम अपने देश में घुसपैठियों को रोकते हैं तो? और हम वो चाहते हैं कि वो अधिकार ले लेंगे हमसे, वो हम अपने देश के नागरिकों को दो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो। अगर वो हिंदुस्तान का है तो उसको वो अधिकार मिले, और हिंदुस्तान का नहीं तो उसे वो अधिकार ना दिया जाए। देखिए मैडम, हम सच को सच कहेंगे, बिल्कुल सच्चाई बोलेंगे।
पहली बात ये है कि चाहे रोहिंग्या मुसलमान आए, नेपाली मुसलमान आए या अन्य देशों से मुसलमान हमारे देश में आए, तो जो हम इस देश में रह रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा है, लिखा है, खून पसीना अपना यहाँ पर बहाया है, तो वो हिंदुओं का हक छीने नहीं छीने, वो हमारे देश के मुसलमानों का ही हक छीनते हैं। और जो उन रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में आते हैं, ना तो वो इस्लाम को मानने वाले हैं, ना वो मुसलमानों को मानने वाले हैं, और ना ही वो हिंदुस्तान को मानने वाले हैं। मैं मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ऐसे जो हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं, आ रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, उनका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी सरकार से अपील करता हूं, या तो उन्हें बॉर्डर से बाहर फेंक देना चाहिए या फिर उन्हें जेलों में डाल देना चाहिए। ऐसे मुसलमानों को, ऐसे जो दूसरे देशों से आ रहे हैं, उन पर पाबंदी होना चाहिए। लेकिन हमारे संघ को, हमारी सरकार को, जो हिंदू लोग मुसलमानों के लिए गलत धारणा रखते हैं और कहते हैं इनके सर काट देना चाहिए, ऐसे हम जैसे लोगों को भी देखना चाहिए कि हमें भी वो बात बुरी लग सकती है। जहां हमारे लोग बुरी बात कहें तो हमें विरोध करना चाहिए, और जहां दूसरे लोग बुरी बात कहें तो मेरे भाई जैसे अच्छे इंसान को उसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात है। विवेक जी, ये एक बहुत खूबसूरत बात फरज जी ने कही है। अगर उनके तरफ से या उनके धर्म संप्रदाय की तरफ से कोई व्यक्ति गलत बात कहता है, जैसे आपने अभी असदुद्दीन ओवैसी की बात कही, उनके द्वारा कई बार ऐसी कुछ बातें कही है जिस पर लोगों ने एतराज जताया है। बाकी भी कुछ लोग हैं, देखिए, एक तबके को आरोपी करार दे करके दूसरे तबके को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। कई लोग हैं, एक धर्म की बात नहीं करती मैं, कई धर्म के लोग हैं जो दूसरे धर्म को आहत करने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी मुखर होकर के बोलना चाहिए हिंदुस्तान को। देखिए, ऐसे लोग हर धर्म में हैं जो कि बयान बहादुर है और उनका काम है लोगों के बीच में आग लगाना। तो चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, उनको हमको पहचानना होगा और उनको हमको थोड़ा बहिष्कृत करना पड़ेगा। एक बात मैं लास्ट में एक बात कह दूं, अभी बहुत अच्छी बात हो रही थी। देखिए, जब धारा 370 हटाने का प्रयास किया गया तो हुआ, राम मंदिर का फैसला आया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लगातार जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत बड़ी जो है मुश्किल आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और रही बात, मैं तो गाँव से भी बिलोंग करता हूँ। आप आज गाँव में देखिए, ये जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, आज हिंदू मुसलमान के बीच में, ब्राह्मण और ठाकुर के बीच में, वैश्यों के बीच में, सबके बीच में इतना खाई ला दिए हैं। और इसके कहीं ना कहीं जो पीछे जो शक्तियां हैं और राजनीतिक दल ही हैं जो अपने स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं। हमको और जो हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, ऐसे लोगों को इस बात को समझना चाहिए। जनता ऑलरेडी पहचान चुके हैं ऐसे लोगों को, और जाहिर सी बात है जो भ्रम की स्थिति है वो अब जो है वो खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल विवेक जी, एक चीज ये लोग भूल जाते हैं, जिस अखंड भारत की बात हम करते हैं ना, वहां पर हमने अंग्रेजों का शासन नहीं बर्दाश्त किया, तो हमारे बीच की खाइयां तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक ही देश में एक ही सीमा के अंदर रहने वाले लोग हैं और हिंदुस्तान ने हमें मानवता भी सिखाई और भाईचारा भी सिखाया है। आप दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज बहुत बेहतरीन बातें सामने आई, और ये जो आज बात हुई, ये हिंदुस्तान का चेहरा है। हिंदुस्तान किसी से नफरत नहीं करता, सबको समझता है, अपना गले लगाना जानता है, और इसीलिए बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान से खूबसूरत गुलिस्तां आपको कभी कहीं नजर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ हर मजहब, हर जाति, हर संप्रदाय, हर प्रांत का व्यक्ति खुशहाल होकर के रहता है, स्वतंत्र होकर के रहता है।